हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। फ्रेंड्स, आज हम अपनी एचएस लक्ष्य 2020 सीरीज का लेक्चर 4 शुरू करने जा रहे हैं। आप अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम इसमें एचएस प्रीलिम्स 2020 के इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आपको अपने सिलेबस की रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी और एग्जाम में आप फुल कॉन्फिडेंस से जा पाएंगे। जो लोग डेली नहीं भी पढ़ पाते हैं उनके लिए भी एमसीक्यूज डिस्कशन बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, फर्स्ट ऑप्शन इज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोक सभा, सेकेंड इज बी अ मेंबर ऑफ अ कमिटी ऑफ द लोक सभा, थर्ड स्पीक इन द लोक सभा, 4. Vote in the Lok Sabha. Which of the statements given above are correct? आपने बताना है इनमें से कौन सी statements correct हैं। तो आपके पास different options दी हुई हैं। चलिए फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। एंड अटॉर्नी जनरल देश का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है और इसे अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और अगर हम इसके रिमूवल की बात करें तो अटॉर्नी जनरल के रिमूवल का कोई भी प्रोसीजर या ग्राउंड मेंशन नहीं है, इसलिए वह अपना ऑफिस जो है वो ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होल्ड करता है। मींस अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट किसी भी टाइम रिमूव कर सकता है और ये बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग्स होती हैं उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर सकता है और पार्लियामेंट की कमिटीज का मेंबर भी बन सकता है। इसे राइट टू ऑडियंस होता है इन एनी ऑफ द कोर्ट ऑफ इंडिया, बट अटॉर्नी जनरल के पास राइट टू वोट नहीं होता है। मींस ये वोटिंग नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन की तो हम अपने क्वेश्चन पे दोबारा से आ जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा। यस, ये लोकसभा की प्रोसीडिंग में पार्ट कर सकता है। बी ए मेंबर ऑफ अ कमिटी ऑफ द लोकसभा। यस, लोकसभा की कमेटी का मेंबर बन सकता है। थर्ड, स्पीक इन द लोकसभा। यस, बोल सकता है लोकसभा में। वोट इन द लोकसभा, नो। अभी हमने कहा है कि ये वोटिंग का राइट इसके पास नहीं होता है, इसलिए हमारी ऑप्शंस 1, 2 एंड 3 जो है वो करेक्ट है। तो ए बी सी में से हमारा जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3 ओनली। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने अटॉर्नी जनरल का अभी क्वेश्चन किया है तो आप लक्ष्मीकांत की बुक उठाइए और उसमें से अटॉर्नी जनरल वाला चैप्टर जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। यही वे है जिससे कि आप फास्ट वे में रिवीजन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। आपने बताना है जो इकोनॉमिक जस्टिस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दिया गया है। आपके पास ऑप्शंस है, प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल एंड DPSPs, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रीएम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक वर्ड्स मेंशन्ड है और इसके अलावा उसमें लिखा गया है एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। तो इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो प्रीएम्बल में मेंशन्ड है। और डीपीएसपी में क्या होता है? डीपीएसपी जो है वो इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और ये जो प्रीएम्बल में हाईएस्ट जो आइडियल्स जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को मेंशन किया गया है उनको रियलाइज करना डीपीएसपी का मेन एम है। इट मींस डीपीएसपी का एम प्रीएम्बल के इन हाईएस्ट आइडियल्स को एस्टैब्लिश करना है। तो इट मींस इसमें भी इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो रही है।
तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी वो सरोजिनी नायडू थी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सेकेंड है, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी वाज बदरुद्दीन तैयब। आपने बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। चलिए देखते हैं इसको। फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट उन्होंने बताया सरोजिनी नायडू। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या सरोजिनी नायडू फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी या नहीं? नो, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। लेकिन अगर हम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उसमें किसका नेम आता है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में आईएनसी की प्रेसिडेंट बन गई थी और ये आईएनसी का सेशन कहाँ पे हुआ था? कैलकाटा में। तो फ्रेंड्स ये भी इंफॉर्मेशन याद रखिए। अब बात करते हैं सरोजिनी नायडू के बारे में। सरोजिनी नायडू 1925 में जब कानपुर में आईएनसी का सेशन हुआ था तो तब ये प्रेसिडेंट बनी थी। सो सरोजिनी नायडू जो है वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की नहीं थी। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। सेकेंड है, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी वाज बदरुद्दीन तैयब। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बदरुद्दीन तैयब जो थे वो 1887 में आईएनसी के मद्रास सेशन में प्रेसिडेंट बने थे। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 2 ओनली, बिकॉज जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ स्प्लिट इन द आईएनसी रिजल्टिंग इन emergence of moderates and extremists। आपने बताना है किस मूवमेंट की वजह से या किस मूवमेंट ने कंट्रीब्यूट किया था टू द स्प्लिट इन द आईएनसी और जिसकी वजह से मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स का एमर्जेंस हुई थी। फ्रेंड्स एक तो इसकी हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए। सेकेंडली अगर आपको इनके डेट्स पता है कि ये मूवमेंट्स कब हुए थे तब भी आप इजीली मार्क कर सकते हो आंसर। जैसे कि आपको पता होगा कि जो स्प्लिट हुई थी सूरत स्प्लिट के नेम से फेमस है और ये 1907 में हुई थी। तो ये अगर इन मूवमेंट्स को देखें, स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? 1905 में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। नॉन कॉपरेशन 1920 में। सिविल डिसोबीडियंस 1930 में। तो मीन्स 1907 से पहले का कौन सा मूवमेंट है? स्वदेशी मूवमेंट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? स्वदेशी मूवमेंट। लेकिन फिर भी हम इसकी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं कि किस तरह से उनके बीच में स्प्लिट हुई थी। चलिए फ्रेंड डिस्कस करते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट कैसे आया और स्वदेशी मूवमेंट की वजह से ऐसा क्या हुआ कि आईएनसी के बीच में स्प्लिट हो गया था। 1903 में सबसे पहले बंगाल पार्टीशन का जो डिसीजन था वो पब्लिक हुआ था। तो इसके बाद क्या हुआ? एंटी पार्टीशन कैंपेन स्टार्ट हो गया था और जब बंगाल पार्टीशन की ऑफिशियल स्टेटमेंट अनाउंस की गई तो प्रोटेस्ट मीटिंग स्टार्ट हो गई थी और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने की प्लेज लिया गया। जुलाई 1905 को बंगाल पार्टीशन का अनाउंस कर दिया गया था और अगस्त 7, 1905 को कैलकाटा टाउन हॉल में स्वदेशी मूवमेंट की फॉर्मल प्रोक्लेमेशन कर दी गई थी। देन अक्टूबर 16, 1905 में बंगाल को फॉर्मली डिवाइड कर दिया गया था और जब इसे फॉर्मली डिवाइड कर दिया गया था उसके बाद ये जो धीरे धीरे मूवमेंट था वो बंगाल से बाहर पूना में, बॉम्बे, पंजाब, दिल्ली एटसेट्रा प्लेसेस पे भी स्प्रेड हो गया था। पूना एंड बॉम्बे में हेड कौन थे? तिलक इसको हेड कर रहे थे। पंजाब में देखें तो लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह। दिल्ली में सैयद हैदर रजा
और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई थे। ये जो 1905 में आईएनसी का सेशन हुआ था, उनके उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन बने थे इसके? गोखले बने थे। और इस सेशन में एंटी पार्टीशन मूवमेंट एंड स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल को सपोर्ट किया गया था। बट स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल से बाहर स्प्रेड करने पर मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में एक डिवाइड क्रिएट हो गया था। मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो कि जैसे कि तिलक हो गए, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, औरोबिंदो घोष वगैरह, ये सब क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि इस मूवमेंट को बंगाल से बाहर स्प्रेड किया जाए और इसे एक फुल फ्लेज्ड मूवमेंट बना दिया जाए। लेकिन जो मॉडरेट थे वो इस मूवमेंट को सिर्फ बंगाल तक लिमिट करके रखना चाहते थे। मींस मूवमेंट को स्प्रेड करने और इसकी टेक्निक्स को लेके उनके बीच में डेडलॉक हो गई थी और फिर सूरत स्प्लिट हो गया था। सो दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। तो फ्रेंड्स, हमने सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर किए हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली इसको डिस्कस किया है। तो इसमें से कितने सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप इसको प्लीज अच्छे से कीजिए सो दैट आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर करेक्ट करके आए। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए, स्वदेशी मूवमेंट। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। In which case did the Supreme Court give the doctrine of basic structure of Constitution? आपने बताना है सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया था। तो ऑप्शंस जो दी गई है वो है केशव नंदा भारती केस, गोलकनाथ केस, इंदिरा साहनी केस, शंकरी प्रसाद केस। इसका जो आंसर है वो है केशव नंदा भारती केस, लेकिन हम इसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें आता होना चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या हुआ था? 1951 में आया था शंकरी प्रसाद केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 368 पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। क्या कहा था? फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है? अमेंड किया जा सकता है। फिर आया गोलकनाथ केस। ये कब आया था? 1967 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना पहला डिसीजन दिया था उसको रिवर्स कर दिया और सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर गिवन ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन एंड पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स। मींस इसमें ये कह दिया कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते। थर्ड नंबर पे फिर क्या हुआ? देन पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के अगेंस्ट रिएक्ट किया और पार्लियामेंट 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 लेकर आ गई और इसमें ये डिक्लेयर किया गया पार्लियामेंट हैज द पावर टू अब्रिज एंड टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368। मींस पार्लियामेंट जो है वो अंडर आर्टिकल 368 किसी भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। अगेन फिर फोर्थ 1973 में आया केशव नंदा भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 को तो वैलिड कहा, बट इसके साथ ही उन्होंने क्या किया? डॉक्ट्राइन दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मींस उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, बट कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता। इट मींस जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन है वो कौन से केस से आया? केशव नंदा भारती केस से। लेकिन अभी भी ये कहानी यहाँ स्टॉप नहीं हुई, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ? पार्लियामेंट ने क्या इनेक्ट कर दिया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दिया गया एंड डिक्लेयर किया गया कि पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पर कोई लिमिटेशंस नहीं है और किसी भी अमेंडमेंट को फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्रावेंशन में होने पर भी किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। मीन्स अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है ऐसा जो फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्राडिक्टरी है, तब भी उसे किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आ गया मिनर्वा मिल केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया था इस प्रोविजन को और जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड कर दिया था
फ्रॉम दिस प्रोविजन। मीन्स जो जुडिशियल रिव्यू है वो किसका पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। मीन्स पार्लियामेंट द्वारा लिए गए किसी भी डिसीजन के जुडिशियली रिव्यू कर सकती है। तो ये सारी टाइमलाइन भी आप याद रखिए और कौन से केस में कौन से डिसीजन लिए गए थे उसको भी आपने याद रखना है। अगर ऑप्शंस देखें तो केशवनंदा भारती केस, गोलकनाथ केस और शंकरी प्रसाद केस, ये तीनों हमने डिस्कस किए। सी एक है इंदिरा साहनी केस। ये केस जो है वो 1993 में आया था और ये रिलेटेड है टू द रिजर्वेशंस ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Kigali Agreement was an amendment to which of the following international conventions aimed at conserving the environment? आपने बताना है किगाली एग्रीमेंट जो है वो किसका, कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशन की ही अमेंडमेंट है और जो किसके ऊपर एम थी? एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। इसके जो ऑप्शंस दिए हुए वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बॉन कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल। तो जो किगाली एग्रीमेंट है इट वाज एन अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? इट इज एन एनवायरनमेंट ट्रीटी साइंड बाय कंट्रीज टू फेज आउट द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। मीन्स ये एक ऐसी इन्वायरमेंट ट्रीटी साइन की गई है जिसके थ्रू जो सब्सटेंसेस ओजोन को डिप्लीट करते हैं उनको धीरे धीरे करके फेज आउट करना। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो 1989 में फोर्स में आया था और उसके बाद इसमें काफी सारी अमेंडमेंट्स हुई थी। और अगर हम किगाली एग्रीमेंट की बात करें तो ये इसमें 8th अमेंडमेंट है। जब 28th मीटिंग हो रही थी पार्टीज की तो जो मेंबर कंट्रीज थे उन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड करने पे साइन किए थे और ये साइन कहाँ पे हुए थे? रवांडा की कैपिटल किगाली में। इसीलिए इसका नेम भी किगाली एग्रीमेंट ही पड़ गया था। किगाली एग्रीमेंट जो है वो 1 जनवरी 2019 में फोर्स में आ गया था और इस एग्रीमेंट का मेन एम HFCs मींस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज को कम करना है। चलिए ब्रीफली बाकी की कन्वेंशंस भी देख लेते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके ऊपर है? इट इज द ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट POPs। बॉन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? टू conserve the migratory species and wild animals। तो ये migratory species से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिए कि बॉन कन्वेंशन किसके रिलेशन में? टू कंजर्व द माइग्रेटरी स्पीसीज एंड वाइल्ड एनिमल्स। क्योटो प्रोटोकॉल आप सबको बताइए किसके ऊपर है? क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। फर्स्ट इज नॉकरिक बायोस्फीयर रिजर्व, ये दिया हुआ है गारो हिल्स में, लॉकटक लेक बैरल रेंज में, नामदफा नेशनल पार्क डाफला हिल्स में। आपने बताना है विच ऑफ द अबव पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड, कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है नॉकरिक बायोस्फीयर रिजर्व। नॉकरिक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय की वेस्टर्न गारो हिल्स में है और ये यहाँ तुरा पीक से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। मींस नॉकरिक बायोस्फीयर रिजर्व गारो हिल के साथ मैच किया हुआ है तो ये करेक्ट ऑप्शन है और इसको यूनेस्को ने कब बायोस्फीयर की लिस्ट में ऐड किया था? 2009 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लॉकटक लेक, इसको मैच किया गया है बैरल रेंज के साथ। जो बैरल रेंज है वो मणिपुर एंड नागालैंड को अलग करती है और बैरल रेंज हाईएस्ट हिल रेंज ऑफ असम है। और अगर हम लॉकटक लेक को देखें तो ये कहाँ पे है? मणिपुर में है और ये लेक यहाँ पे फेमस हेट्रोजीनियस वेजिटेशन फुमड़ी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसी के ऊपर ही केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और ये स्टेट एनिमल संगाई का भी हैबिटेशन प्लेस है। फ्रेंड्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं
तो इसको अच्छे से करिए। इसलिए जो मैचिंग की गई है लोकतक लेक बैरल रेंज में, ये करेक्ट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, और ये पटकाई रेंज एंड मिशमी हिल्स की दापा बूम रेंज के बीच में है। मीन्स ये डाफला हिल्स में नहीं पड़ता है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर क्या बना? ओनली 1 ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? चलिए देखते हैं ये होता क्या है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1991 में एस्टैब्लिश किया गया था, और ये क्या करती है? इट प्रोवाइड्स ग्रांट्स फॉर द प्रोजेक्ट रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन, फ्लड सिक्योरिटी एटसेट्रा। इसके अलावा ये एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म सर्व करती है किसके लिए? CBD मीन्स कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNFCCC UN Framework Convention on the Climate Change, then United Nations Convention to Combat Desertification, Minamata Convention on Mercury and Stockholm Convention on POPs। तो इन सारी कन्वेंशंस के लिए ये कैसे एक्ट करती है? एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म, मीन्स इन्हें फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड करती है। GEF साइंटिफिक रिसर्च में फंड कर सकती है, बट ये इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो IPCC का होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें इसका आंसर क्या बनेगा। फर्स्ट इज इट सर्व्स एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये दोनों जो दिया हुआ है वो करेक्ट है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन 1 है वो सही है। इट सर्व्स एज द फाइनेंशियल मैकेनिज्म for Convention of Biological Diversity and United Nations Framework Convention on Climate Change। चलिए बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। It undertakes scientific research on environmental issues at global level। बट ये फंड करती है साइंटिफिक रिसर्च को, लेकिन डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। It is an agency under OECD। नो, ये OECD के अंडर नहीं है, इट इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, जो अभी हमने डिस्कस किया है, तो हमारा आंसर फर्स्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो लेट्स सी कि कार्बन क्रेडिट्स क्या होता है। कार्बन क्रेडिट्स ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स या फिर परमिट्स होते हैं विच रिप्रेजेंट द राइट टू एमिट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स ये एक परमिट होता है जिसमें 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जा सकता है? एमिट किया जा सकता है। इसे क्योटो प्रोटोकॉल के साथ ही रेटिफाई किया गया था। तो ये जो कार्बन क्रेडिट्स है वो उन कंट्रीज को दिए जाते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करते हैं बिलो देयर एमिशन कोटा, और इसका मेन गोल ये है कि कार्बन एमिशन कोटा को कम करें। इसके जो प्राइसेस होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं और इन्हें एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है। तो चलिए अब इसकी ऑप्शंस देखते हैं। हमें नोट करेक्ट बताना है। फर्स्ट ए ऑप्शन है द कार्बन क्रेडिट सिस्टम वाज रेटिफाइड इन कंजंक्शन विद द क्योटो प्रोटोकॉल। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है क्योंकि इसे क्योटो प्रोटोकॉल के साथ ही रेटिफाई किया गया था। सेकेंड बी है कार्बन क्रेडिट्स आर अवॉर्डेड टू कंट्रीज और ग्रुप्स दैट हैव रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेस बिलो देयर एमिशन कोटा। यस। C है the goal of the carbon credit system is to limit the increase of carbon dioxide emission। ये भी correct है। D है carbon credits are traded at price fixed from time to time by UN Environment Program। लेकिन ऐसा हमने कोई डिस्कस नहीं किया है। हमने कहा है कि इसके प्राइसेस जो है वो फिक्स नहीं होते और ट्रेड होते हैं एट द एक्सचेंज। तो ये वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट नहीं है, मीन्स ये वाला हमारा आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने नोट करेक्ट पूछा था और आपने सिर्फ करेक्ट मान के सबसे पहले फटाफट से आंसर मार्क नहीं कर देना है कि ये वाला फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है तो हम उसको मार्क कर दें। अच्छे से क्वेश्चंस को देखिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टीयर गैस इज। इसका जो आंसर है टीयर गैस का एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है
क्लोरोपिक्रिन, मीन्स इसका आंसर है डी। चलो टीयर गैस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। टीयर गैस को लैक्रीमेटर एजेंट भी बोलते हैं या फिर मेस भी कहते हैं। टीयर गैस जो है वो एज अ केमिकल वेपन एक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सीवियर आई, रेस्पिरेटरी पेन, स्किन इरिटेशन एंड ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। एक्चुअल में होता है क्या है, ये जो आई में लेक्राइमल ग्लैंड जो होती है उनकी नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, टीयर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि पेपर स्प्रे में होता है। तो ये टीयर गैस के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following could be used as a fuel in propellant or rockets? रॉकेट्स में कौन सा फ्यूल यूज किया जा सकता है? फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी इसकी लक्ष्य की फर्स्ट वीडियो देखी होगी, PSLV GSLV के ऊपर एक क्वेश्चन था, उसमें हमने डिस्कस किया था इस फ्यूल के बारे में, तो आपको इसका आंसर अच्छे से पता होगा। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसकी डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगी, आप वहां से हमारे लेक्चर में से इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड? चलिए वन बाय वन चेक करते हैं करेक्टली मैच्ड है या नहीं है। फर्स्ट है मिल्कोफ्लाइन। मिल्कोफ्लाइन जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही सस्पेंशन होता है, लेकिन यहाँ पे सोडियम सल्फेट दिया हुआ है, इट मीन्स कि ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। बी है ग्लोबल सॉल्ट, ये क्या है, सोडियम सॉल्ट की ही एक फॉर्म है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो Na2SO4.10 ऑफ वाटर होता है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ, कैल्शियम सल्फेट, इट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट है सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर क्या है, ये नेचुरल सोर्स है ऑफ नाइट्रोजन, और जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है इसमें सेवरल नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं और कलेक्टिवली इन सारे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, सॉल्ट पीटर बोलते हैं। इट मीन्स ये हमारी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए लास्ट जिप्सम भी देख लेते हैं। जिप्सम जो है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है, सल्फेट डाइहाइड्रेट, और इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, CaSO4 ऑफ वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was appointed as the 10th president of ADB on 2nd December 2019? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी, मसात्सुगु आसाकावा। ये जापानीज नेशनैलिटी के हैं। इनसे पहले ADB के प्रेसिडेंट नाको ने क्या किया था, रिजाइन कर दिया था। अभी इनकी टर्म फिनिश नहीं हुई थी, इनकी टर्म थी 23 नवंबर 2021 तक। तो जब इन्होंने रिजाइन कर दिया तो आसाकावा को बनाया गया था और अब ये इनकी अनफिनिश टर्म को कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक सबको ही आता होगा। रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द अल्फाबेट? आपको पता है अल्फाबेट पेरेंट कंपनी है गूगल की, तो इसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको बनाया गया है, सुंदर पिचाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was crowned with Miss Universe 2019 during the 68th edition of Miss Universe pageant held in Atlanta, Georgia? तो Miss Universe 2019 कौन बनी है, जोजीबिनी तुंजी। She is from South Africa। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखने के लिए है कि इसमें जो फ्यूजन टेक म्यांमार से जो बिलोंग करती है वो बनी थी फर्स्ट ओपनली लेस्बियन कंटेस्टेंट टू compete फॉर द मिस यूनिवर्स। Who was elected as the Prime Minister of Finland, who became the world's youngest serving Prime Minister? इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, साना मिरेला मैरिन। ये एट द एज ऑफ 34 इयर्स फिनलैंड की प्रेसिडेंट बनी है और ये वर्ल्ड की यंगेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन अगर हम स्टेट लीडर्स की बात करें, अगर स्टेट लीडर लिखा है तो उसमें से जो ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं उन्हें यंगेस्ट माना जाएगा, बिकॉज ही इज 33 इयर्स ओल्ड और इनका नेम है सेबास्टियन कुर्ज। तो अगर स्टेट लीडर के बारे में पूछेंगे यंगेस्ट तो आपने सेबास्टियन कुर्ज लगाना है। अगर सिंपली प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं तो साना मिरेला मैरिन, और एज अ फीमेल तो ये यंगेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है ही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्ट ऑन द एज ऑफ प्राशर लेक? प्राशर लेक के एज पे जो टेम्पल बना हुआ है उसका आर्किटेक्चरल स्टाइल कौन सा है? ये क्वेश्चन भी हम अपने एचपी लेक्स के क्वेश्चन में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जो प्राशर लेक के पास टेम्पल है उसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो है पगोड़ा स्टाइल, और ये टेम्पल प्राशर ऋषि को डेडिकेटेड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which was the old capital of Kullu Rajas from where 12 generation of Kullu Rajas ruled? आपने कुल्लू की उस ओल्ड कैपिटल का नेम बताना है जहां से कुल्लू राजा की 12 जनरेशन ने रूल किया था। तो इसका जो आंसर है वो है जगतसुख। इसका जो ओरिजिनल नेम था वो था नास, और इट वाज द एंशिएंट कैपिटल ऑफ द कुल्लू स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच राजा ऑफ चंबा ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम भरमौर टू चंबा? भरमौर से चंबा में किसने अपनी कैपिटल ट्रांसफर की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, साहिल वर्मन ने। उसने अपनी डॉटर चंपावती की रिक्वेस्ट पर इस कैपिटल को भरमौर से चंबा में शिफ्ट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is India's rank in the recently released Gender Gap Index for the year 2019 by वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? आपने बताना है जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 3 112, और अगर 2018 की बात देखें तो इंडिया 108 प्लेस पे था और अभी ये 112 पे आ गया है, मींस 4 प्लेसेस डाउन चला गया है। और अगर टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो इसमें है आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। इस इंडेक्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे ये तीनों कंट्रीज है। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि टॉप कौन से कंट्री ने किया है? आइसलैंड ने। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।